अब हमारा जो टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। और ये एक तरह से एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल पर भी और भी सॉल्व करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। मतलब इसका यूज होना है बाकी सब, ठीक है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी हमारे लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझें। तो टॉपिक डाल देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लगाएं आप पलायन वेग, और हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इसको एस्केप वेलोसिटी। हाँ जी, अब देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, पहले इसको जानते हैं, समझते हैं। वो वेलोसिटी है किसी भी पिंड की, या किसी भी पिंड को एक ऐसे वेग से फेंका जाए कि वो उस ग्रह के, जैसे हम अर्थ पे हैं तो अर्थ से किसी पिंड को उस वेग से फेंका जाए कि वह पिंड अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके चला जाए और लौट के ना आए। क्या कहलाएगा? एस्केप वेलोसिटी। मतलब उस वेग से फेंको कि वो लौट के ही ना आए। अब हम मंगल ग्रह से फेंकेंगे तो उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो उससे बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। किसी पिंड को, आप ऐसा करो लिख लो, किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे वह उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और कभी लौटकर वापस ना आए, पलायन वेग कहलाता है, ठीक है। चलिए, क्या कहलाता है जी? पलायन वेग। आ जाओ बोर्ड पे देखो, यह है अर्थ। क्या है ये? अर्थ, जिसकी रेडियस क्या है जी? आर है, और मास क्या है? एम। इसकी सरफेस पे हम चेक करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी? सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम। यदि स्मॉल एम मास का पार्टिकल है जो फेंका जा रहा है, स्मॉल एम अपॉन आर। स्मॉल एम के पार्टिकल को कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये बाहर निकल जाए। मतलब कहाँ पहुँच जाए? अनंत पे पहुँच जाए। बस सीधी सी बात है, कहाँ पहुँच जाए? अनंत पे। हमने यहाँ से फेंका तो कुछ ना कुछ इसको वेग दिया होगा, और वेग होगा और मास है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करें तो क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। इतने वेग से फेंका है कि इन्फिनिटी पे चला गया, लौट के नहीं आ रहा, तो वो वेग क्या कहलाएगा? एस्केप वेग या एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है ही, क्योंकि ये यहाँ से इतनी दूरी पर रखा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे फॉर्मूले में क्या आता है? आर, और आर बराबर क्या है? इन्फिनिटी। तो आंसर कितना? 0। इसका मतलब ध्यान रखना, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। और ये पोटेंशियल एनर्जी का अधिकतम मान है। कैसा मान है ये पोटेंशियल एनर्जी का? मैक्सिमम मान है। कई सारे बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो देखो, फॉर्मूले में है माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। आर बराबर बढ़ाओगे यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? आर का मान यदि बढ़ाओगे, चलो इसको स्मॉल आर कर लेते हैं, यदि स्मॉल आर का मान बढ़ाओगे तो बताइए यू का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर कॉमन सेंस का बात है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। नहीं साहब, ये भी तो बैठा है कि नहीं? सोचो, आर बराबर 1 रखने पर कोई वैल्यू 2 मिल रही है। हमने माना आर बराबर इस केस में 1 रखा, यू मिला 2। जैसे हमने आर का वैल्यू -2 मिलेगा ना, माइनस में है तो -2। आर का वैल्यू हमने और बढ़ा दिया तो यू कितना होगा? और कम होगा, -1। अब बताओ, यदि ये 0 है, ये -2 है, तो हम कहाँ चले गए? और ऊपर। तो वैल्यू तो बढ़ रही है ना, वैल्यू कहाँ घट रही है? आर बराबर माना 3 कर दो, माना यू मिल गया -1/2, तो आप कहाँ पहुँच गए? यहाँ। तो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो माइनस का साइन होने की वजह से आर बढ़ाने पर यू क्या होता है? बढ़ता है। तो वैसे ही हम देखें कि आर की वैल्यू क्या रखें कि जिससे हमारी यू मैक्सिमम हो जाए। तो आर की वैल्यू यदि आप इनफाइनाइट रख दोगे तो यू कैसा मिल जाएगा? 0। तो यू क्या हो गया? 0। यू कभी पॉजिटिव नहीं होगा,
ठीक है, इस वजह से। चलो, तो यहाँ की जीरो। अब यहाँ के पार्टिकल रुकेगा भी तो सही, क्योंकि अनंत पे पहुंच गए, तो पार्टिकल यदि रुकेगा तो वेग भी जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब इंफिनिटी वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, जीरो। इसका मतलब अब क्या लगा देंगे, ऊर्जा का संरक्षण। देखो ध्यान से, पॉइंट इसको ए मान लेते हैं, इसको इन्फिनिटी वाला बी मान लेते हैं। चलो इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो ऐसा करो, कन्फ्यूजन बनेगा। इसको इन्फिनिटी मान लो, इसको सरफेस मान लेते हैं। तो एनर्जी कहाँ की, सरफेस की, बराबर किसके होगी, एनर्जी। भाई एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा ही होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो सरफेस पे एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस, और यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी है, जीरो। आपने लिखा है काइनेटिक एनर्जी सरफेस की कितनी है, हाफ एम वी ई स्क्वायर, इसकी कितनी है, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर बराबर जीरो। सॉल्व करो जरा, इसको इधर लेके चले जाओ सीधा सीधा। हम लिख सकते हैं हाफ एम वी ई स्क्वायर बराबर जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर। जरा देखना, दो इधर चला गया। अरे सर ये तो कुछ जान पहचान का लग रहा है, कई सारे बच्चों को नहीं होगा जान पहचान का, तो कोई बात नहीं। ये लो जी, आंसर आपका तैयार। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी एस्केप वेलोसिटी। क्या है ये, एस्केप। हाँ जी, एक बात और ध्यान रखना, ये तो गलती मत कर देना बस। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। क्या है ये, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि आपने अर्थ की त्रिज्या ले रखी है, जैसे ग्रह चेंज करोगे इस त्रिज्या को भी चेंज कर देना, और मास भी उसी ग्रह का आएगा। लिख देते हैं मास, ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान। ओ हो, ये क्या रिजल्ट आ गया सर, यदि चींटी को फेंकें पृथ्वी से और हाथी को फेंकें पृथ्वी से कि वो पलायन कर जाएं, तो क्या दोनों के लिए वेग का मान समान होगा, क्या अलग अलग होगा। सर ये कैसी बात है, चींटी को फेंकने में वेग कम लगेगा, हाथी को फेंकने में वेग ज़्यादा लगेगा। आप गलत सोच रहे हैं, फॉर्मूला मना कर रहा है। फॉर्मूले में स्मॉल एम कहाँ आ रहा है, स्मॉल एम किसका मास है, पार्टिकल का जिसको फेंक रहे हो। स्मॉल एम तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो वीई है ये किसी भी प्लेनेट के लिए, ग्रह के लिए कांस्टेंट होता है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है, उस प्लेनेट का मास, जैसे अर्थ है तो अर्थ का मास फिक्स है। रेडियस किसकी है, अर्थ की। तो कहने का मतलब ये अर्थ के लिए क्या है, फिक्स हो गया। अब ये अर्थ के लिए फिक्स हो गया, तो आप चींटी को फेंकें या हाथी को फेंकें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हम इस बात को नोट भी करवा रहे हैं, ये ध्यान रखें। देखो क्या बात है, इसको सीख लें आप। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। नोट लगा के लिखो, इंपॉर्टेंट ये स्पेशल पॉइंट, क्योंकि ये ही आपके सवालों को करवाएंगे। हाँ जी, क्या बात है, पहली बात ये है कि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर या फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर, फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्या होता है, पलायन वेग फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और लिख लो जिससे हमेशा के लिए याद हो जाए, अर्थात चींटी या हाथी को, अर्थात चींटी तथा हाथी का पलायन वेग समान होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये बात आप फॉर्मूले से तो मान गए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हजम नहीं हो रही। हाथी को और चींटी को एक वेग से फेंक देंगे। शब्दों को समझो, हम कह रहे हैं समान वेग,
हमने ये थोड़ी कहा है कि समान गतिज ऊर्जा लगेगी। गतिज ऊर्जा में स्मॉल m है, स्मॉल m होने की वजह से गतिज ऊर्जा बदलेगी। बात आया। हाथी को फेंकने में बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा लगेगी, चींटी को फेंकने में बहुत कम गतिज ऊर्जा लगेगी, लेकिन दोनों के लिए पलायन वेग क्या होगा? बराबर। आया। पलायन वेग में स्मॉल m ना होने के कारण ऐसा हो रहा है, और हमारी जो गतिज ऊर्जा है उसमें स्मॉल m v²। तो स्मॉल m क्या बता रहा है? पार्टिकल का मास जिसको आप फेंक रहे हो, हाथी को फेंक रहे हो तो हाथी का मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ज़्यादा। तो लिख सकते हैं, लिख लो, ये भी याद रहेगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर चींटी या हाथी, सॉरी आंट, और ये क्या होगी? बहुत कम होगी। किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिफेंट। ये ध्यान रखना, ठीक है? इस बात से समझ लो। अब तो शायद बात समझ में आ गई होगी कि टीचर सही पढ़ा रहा है। आपको शक हो गया होगा कि भाई साहब ये कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है मामला, इससे तो पढ़ना ही बेकार है। अरे भैया, काइनेटिक एनर्जी ये फिजिक्स चल रही है, या हर एक छोटे छोटे क्वांटिटी का या किसी भी स्मॉल m g r सबका वैल्यू होता है। तो स्मॉल m नहीं आने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप घबराए नहीं, परेशान ना हो, शांति से सीट पर बेल्ट बांध के बैठे रहें। आओ सब आगे बात करते हैं। दूसरी बात, यहाँ m दिख रहा है, मास है। यदि मास नियत है या मास के बारे में हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है या मास को दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r की हाफ। यही तो है, लिख दिया हमने, क्योंकि ये तो नियत हो गया, r ही कर दिया। ठीक है। सोचो कि यदि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, VE बराबर रूट 2 है, हाँ सर, G है, M है सर, नीचे एक R का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं। ठीक है सर, कर लो। GM/r² कुछ पढ़ा है? हाँ सर, ये तो स्मॉल g होता है। ये क्या आ गया? R। लो जी, ये भी किसका फॉर्मूला है? एस्केप वेलोसिटी का। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ BE समानुपाती है किसके? रूट मतलब r की पावर हाफ के। तो आप सोच रहे होंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको BE/r/2 करना है या B प्रोपोर्शनल टू r की पावर हाफ करना है? वही तो समझा रहे हैं कि यदि फॉर्मूले में मास की बात हो रही है, द्रव्यमान की, तो आप ये करोगे। यदि फॉर्मूले में स्मॉल g की बात हो रही है तो ये करोगे। अभी तो और आएगा, परेशान काहे हो रहे हो? देखो, एक फॉर्मूला और पढ़ाए हैं, स्मॉल g बराबर 4/3 पाई r/g/d। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? डेंसिटी का फॉर्मूला रखो जरा यहाँ पे। ये लो जी, रख देते हैं, उसमें क्या बात है। B बराबर रूट, हाँ जी देखो 2, G क्या है? ये है 4/3 पाई r/g/d मल्टीप्लाई बाई क्या है? R। बताइए कितने R हो गए? इसको क्या लिखोगे? कहीं और लिख दें? चलो, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व करना है बस। 4 दूनी कितना हो गया? 8/3 पाई r²g/d। कितने हो गए? 2r हो गए। तो 2r होने के कारण यहाँ पे जो v ही है वो प्रोपोर्शनल टू किसके? r के। ये लो जी, तीसरी समस्या। यहाँ BE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर हाफ, यहाँ BE प्रोपोर्शनल टू r की पावर हाफ, यहाँ BE प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन तीनों में अंतर क्या है? डेंसिटी, मास और ग्रेविटी का। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे न्यूमेरिकल के साथ बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें आप। हाँ जी, चलिए अभी जो हमने लिखा है उसको एक बार वापस लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इसी से ही आएगा, लिखवा लो। आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो पलायन वेग का सवाल नहीं आएगा। देखो इधर क्या है, यदि मास नियत दे रखा है या मास की बात हो रही है तो फॉर्मूला आएगा BE बराबर रूट 2gm/r। ठीक है, इसका मतलब यहाँ BE प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर हाफ। इसका मतलब यदि आपसे रेशो पूछ ले तो V1/V2 बराबर आप लिखोगे रूट R2/R।
ठीक है। तीसरी बात, यदि डेंसिटी नियत, डेंसिटी से पहले ऐसा करते हैं, जी नियत ले लेते हैं। यदि जी नियत है मतलब कांस्टेंट है, तो बी ई प्रपोर्शनल टू, या बी ई बराबर फॉर्मूला क्या आता है, √2 GR, बी ई प्रपोर्शनल टू आर की पावर हाफ, या V1/V2। ये अंतर समझना, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आए हुए हैं ये वाले, कि रेशो कौन सा होगा, R1/R2, R2/R1, एक रेशो एक मतलब बराबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना। डेंसिटी नियत BE बराबर रूट, ये होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो BE प्रपोर्शनल टू R, क्योंकि R² है तो रूट से R हट जाएगा, और V1/V2 बराबर R1/R2, ठीक है। चलिए, डेमो के तौर पे कैसे सवाल आ सकता है, यदि एक ग्रह का घनत्व, ठीक है, यदि एक ग्रह का घनत्व, ये है पहला क्वेश्चन, मास मतलब द्रव्यमान, ये है दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा है क्या है, ग्रेविटी मतलब जी, गुरुत्वीय त्वरण, लिख देते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। हाँ जी, 3 क्वेश्चन बना दिए। अब क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक ग्रह का घनत्व, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी के बराबर है, यदि इस ग्रह की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो पलायन वेग होगा, ठीक है। इस ग्रह का, नहीं ऐसा करो, रुको, इस ग्रह की त्रिज्या को दोगुना नहीं, इस ग्रह की त्रिज्या, रुक जाओ, इस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुनी है, तो एस्केप वेलोसिटी VE का अनुपात होगा। चलो ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, बोर्ड पे देखो सब क्या है, VE किसका है, ये उस प्लेनेट का, ठीक है, और नीचे क्या है, BE ऑफ, यहाँ है अर्थ, ठीक है। देखो पहले उसने क्या कहा है, घनत्व को नियत किया है, घनत्व को नियत करेंगे तो B प्रपोर्शनल टू R के है, तो यहाँ आएगी रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ आएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट। उसने कहा है कि प्लेनेट की त्रिज्या पृथ्वी से कितनी है, दुगनी है, इसका मतलब ये कितनी है, 2RE, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, 1/2। तो इसके बेस पे हम क्या कहेंगे कि हमारी वेलोसिटी कहाँ, किसी भी प्लेनेट पे वो आधी होगी किसके, आधी होगी किसके होगी भाई, अर्थ के, ठीक है। अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे आधी होगी आपकी, कौन सी होगी, समझ में आ रहा है ना, ये 1/2, और यहाँ से अर्थ चला जाएगा, तो अर्थ की एस्केप जो वेलोसिटी है उसकी आधी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी VE की होगी। चलो देखो ध्यान से, बात करें, यदि दूसरे क्वेश्चन की द्रव्यमान बराबर है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नीचे वाला। तो इस केस में जो हमारा प्लेनेट पे वेलोसिटी होगी और हमारी जो अर्थ पे वेलोसिटी होगी, उनका रेशो हम निकालना चाहते हैं, और जैसा कि दे रखा है रेशो क्या आएगा, ये आएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये आएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो जाहिर सी बात है इसको अपन 1/, या RE/2RE या 1/√2 लिख पाएंगे। तो सीधी बात है, कितना आ गया, 1/√2, और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, अर्थ की। ये लो जी दूसरा आंसर। तीसरा आंसर चेक करें, यदि गुरुत्वीय त्वरण नियत है तो ये वाला लगाओगे आप,
और ये वाला लगाएंगे तो देखो सीधे सीधे बता रहा है हमको, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। √2 आंसर आ रहा है। या BP बराबर कितना आएगा, √2 × BE। इस टाइप से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि अर्थ पे कितनी होती है VE का मान, तो आप लिख लें नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। पृथ्वी पे एस्केप वेलोसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 11 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर जानी चाहिए, इतना वेग होगा तो एस्केप करेगी कोई भी वस्तु। यदि हम मून की बात करें तो वहाँ 2.41 के आसपास होता है किलोमीटर पर सेकेंड। और यही वजह है कि हमारा जो मून है उस पर वातावरण नहीं होता। मून पे वातावरण या इन्वायरमेंट ना होने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ की एस्केप वेलोसिटी जो है इतनी कम है, मतलब वहाँ के एस्केप वेलोसिटी 2.41 इतनी कम है कि इससे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी या इससे ज़्यादा वेलोसिटी तो वहाँ की गैस की है। नहीं आया समझ में? चांद से किसी भी गैस को, किसी भी पार्टिकल को उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कितनी वेग का जरूरत है, 2.41। और इतना जो वेग है वो तो हमारे जो गैसेस होती हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उनके पास होती है, तो इतनी वेलोसिटी उनके पास है तो सब बाहर निकल गई, वो कुछ बचा ही नहीं उनके पास। नहीं आया समझ में? पृथ्वी का मास अचानक कम हो जाए, कुछ ऐसा मान लें कि पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी है वो घट जाती है और माना 1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, कि 1 किलोमीटर में 1 सेकंड जो भी वेलोसिटी यदि पृथ्वी की हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यहाँ वातावरण खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो वातावरण के पार्टिकल हैं उनकी खुद की वेलोसिटी जो है मूव करने की वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल के खुद ही एस्केप हो जाएंगे, खुद ही बाहर निकल जाएंगे। वैसे ही चंद्रमा पे जो एनवायरनमेंट होना चाहिए था तो कब होता, जब उसकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होती। यदि उसकी एस्केप वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकंड होती या 12 किलोमीटर पर सेकंड होती तो वह एनवायरनमेंट होता, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स की वेलोसिटी वो लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है या इससे तो ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे। आप इसको नोट करो, फिर लिखवाते हैं वातावरण वाली। हाँ जी, चलिए, अभी हमने बताया आपको कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता, उस बात को लिखवा भी रहे हैं। चलिए लिख लीजिए आप, चंद्रमा पर वायुमंडल या एनवायरनमेंट नहीं होता, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वायुमंडल की गैसों का वेग, और वेग को किस में नापते हैं, RMS में। वेग BRMS, गैसों का वर्ग माध्य मूल चाल या वेग एस्केप वेलोसिटी VE से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ज़्यादा होने के कारण सारी गैसेस क्या कर जाती हैं, एस्केप कर जाती हैं। चलिए साहब, ठीक है, लिख लेना, ये भी लिख लो, ज़्यादा होता है इसलिए सभी गैसों का पलायन हो जाता है। ठीक है, ओके जी। एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है कि जैसे, नहीं एक बात पहले, चलो न्यूमेरिकल से पहले एक बात और लिखवा देते हैं। एस्केप वेलोसिटी चांद की तो हमने बता दी आपको 2.4 है, अर्थ की हमने बता दी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ये जो एस्केप वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट वेरी करता है, क्योंकि हमने देखा कि एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, मतलब एस्केप वेलोसिटी वेरी करती है। दुनिया में एक चीज़ और होती है, वो होती है ब्लैक होल। क्या होता है ब्लैक होल, आपने सुना होगा शायद कभी। ब्लैक होल क्या है, हमको ऐसा लगता है कि होल होगा, एक छेद होगा जहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल एक इतना ज़्यादा डेंसिटी का मास है, या इतना ज़्यादा डेंसिटी का एक पिंड है, या इतना ज़्यादा डेंसिटी का एक प्लेनेट है जहाँ का एस्केप वेलोसिटी इतना ज़्यादा है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। ध्यान से समझना, स्पेस में एक ऐसा पिंड आ गया है, या एक ऐसा पिंड है
जिसका मास या जिसकी डेंसिटी इतनी हो गई है कि वहां का एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा है, इसलिए उस प्लेनेट से लाइट भी लौट के नहीं आती। और जहाँ से लाइट लौट के नहीं आएगी वहाँ हमको क्या लगेगा, अंधेरा, और हमको क्या लगता है कि वो ब्लैक होल है। नहीं आया समझ में? चलिए समझते हैं क्या है। एक टॉपिक है ब्लैक होल, ठीक है। और ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ज़्यादा डेंसिटी का पार्टिकल है, और जहाँ की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ब्लैक होल की जो एस्केप वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है किसकी वेलोसिटी से? लाइट की वेलोसिटी से। यदि लाइट की वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो लाइट को भी बाहर नहीं आने देगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं Gm या 2Gm अपॉन आर रूट में ग्रेटर देन C। मास किसका? ब्लैक होल का। रेडियस किसकी? ब्लैक होल की। दिक्कत कहाँ है? सब कुछ ठीक है, ठीक है। चलिए साहब, डेंसिटी के कारण भी आप लिख सकते हैं, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। C क्या है? यह वेलोसिटी, 1 सेकेंड, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए साहब, यहाँ तक बात आ गई समझ में आपको? अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड ये है कि एक किसी भी पार्टिकल को, जैसे हम किसी पिंड को एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेग से फेंक दें तो लास्ट पॉइंट पे जाके उसका वेग क्या होगा हमको ये चेक करना है। तो हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसका रिलेटेड। चलिए, आपने ये लिख लिया होगा, इसको हम हटा रहे हैं, हटा दें। हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। अब ये एस्केप वेलोसिटी के जो स्पेशल पॉइंट थे वो हमारे ख़त्म हो गए। चलिए साहब आगे बढ़े। ओके, एक न्यूमेरिकल है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से 3VE मतलब 3 गुना किसके? एस्केप वेलोसिटी 3VE से फेंका जाता है तो उस पिंड की अनंत पर, इन्फिनिटी पर चाल या वेग कितना होगा? भाई एक, यदि वो केवल BE से फेंकता तो भी वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता। तो बताइए, यदि हम बात करें 3 गुना फेंकें तो इन्फिनिटी पे या आखिरी पॉइंट पे कितनी चाल होगी? एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो। क्या है भाई, यहां से इसको फेंका गया है, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी दी है? 3VE। यहाँ जाएगा, माना ये इन्फिनिटी का पॉइंट है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ये तो होगी नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी है इसकी कुछ, तो हाफ mv² मान लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आएगी इसकी वजह से, और अर्थ पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो क्या करते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ सरफेस, एनर्जी ऑफ, यहाँ कर देते हैं इन्फिनिटी पे एनर्जी, यहाँ कर देते हैं सरफेस पे एनर्जी। इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है वो एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी। आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी 0 बताई थी। अरे हमने इसलिए बताई थी कि इतना मिनिमम वेग चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर चला जाए, और ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर चला जाए, वहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो वहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी 0 ले ली। उसने कहा है कि मैं मिनिमम वेग नहीं दे रहा, मैं तो VE से 3 गुना वेग दे रहा हूँ। तो बताइए इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसने खुद ने कहा है कि यहाँ वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इस बार 0 नहीं होगी। यहाँ क्या होगा? सरफेस पे, सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस। काइनेटिक एनर्जी कितना मान ले? हाफ mv²। वही पूछ रहा है कि इनफाइनाइट पे v का मान कितना होगा। ये इनफाइनाइट पे 0 होती है क्योंकि r बराबर इनफाइनाइट। चलो साहब, यहाँ क्या होगा? हाफ mve², जो आपने 3 गुना माना है वो होगा, प्लस हाफ क्यू, हम भी क्या लिख रहे हैं? -Gm स्मॉल m अपॉन r।
चलो साहब देखो, सब में m है तो m तो छोड़ गया दुनिया, बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर बी ई डैश का स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम अपॉन आर। अरे बोलो ठीक है कि नहीं है सर? आप तो लिख दोगे ठीक है। बी डैश का मान कितना दे रखा है, ये मान लो 3v दे रखा है, तो क्या कर दें 3v का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर तो करना ही है ना। देखो जी ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम क्या कर दें बी स्क्वायर बराबर 3 मतलब 3 का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस जी एम और वो भी 2gm अपॉन आर। कुछ समझ में आने लग गया आपके, शायद खेल आपको। हाँ जी बी स्क्वायर 9 तो ठीक है सर। अब ये बताओ ये क्या है जी, बी का स्क्वायर। बी होता क्या है वो तो सर आपने ये पढ़ाया है पृथ्वी के लिए। ये क्या है बी का स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे 2gm अपॉन आर माइनस कितना है 2gm अपॉन आर। तो इसको यदि एक क्वांटिटी मान लें तो 9 में से कितना जा रहा है 1, तो कितना बचेगा 2 मतलब 8 2gm अपॉन आर, या इसको क्या लिख सकते हैं 8be है। अरे ये क्या कर दिया 8be कैसे रह गया भाई? अरे सही बात है, हम भी क्या कर रहे हैं, अभी तो स्क्वायर भी तो होना है इसका, वर्ग भी तो होना है, मतलब रूट भी तो लगेगा। हम भी क्या करते हैं देखो साहब, क्या कर रहे हैं हम? अरे देखो गलती पे गलती, गलती पे गलती, इतनी काहे गलती कर रहे हो भैया? अब देखो इधर ठीक है, अब स्क्वायर इसका अंडर रूट ले लो, b बराबर √8 हाँ जी 2gm अपॉन आर। हाँ जी √8 का क्या आएगा 2√2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, मल्टीप्लाई बाई आएगा वी, और ये आपका आंसर है। मतलब इतनी वेलोसिटी होगी किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब कोई कहते कि सर आप बताओ, आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ कि यदि ये सवाल आता है एग्जाम पेपर में और यूपीपीजीटी में भी आता है, आरपीएससी में भी आता है, केबीएस में भी आता है, एनबीएस में भी आता है, तो खुद सोच के बताओ सर कि क्या ये 1 मिनट का सवाल है? हमने सोच लिया और सोच के हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको अप्लाई करो, अप्लाई करते ही सीधा आंसर। यदि आपको दे रखा है बी मतलब वेलोसिटी दे रखी है जो आप सरफेस से फेंक रहे हैं वो है NVE, मतलब n गुना ऑफ BE से फेंका गया है, जैसे 3BE से फेंका गया है वैसे NBE से फेंका गया है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे आखिरी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी इनफाइनाइट वाले पे, वहाँ आप सीधा ये लिख दें n² - 1 × VE, आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किया भाई, हमने तो इससे फेंका था ना, तो यहाँ पे n क्या है 3 का बराबर है, n क्या हो गया 3, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 का स्क्वायर लिखो -1 करो मल्टीप्लाई कर दो BE का। हाँ जी 9 - 1 √8 × BE और 2√2 × ये लो जी। ठीक है, यदि 2BE होगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस से 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अरे बात आया समझ में, आ गया? अरे हम क्या कह रहे थे अभी 3√3, नहीं भैया कर लो ना, फेंक दिया 2BE से, n बराबर कितना 2, तो √2 का स्क्वायर -1 × VE 4 केवल √3 VE, ये होगा कहाँ पे इनफाइनाइट पे वेलोसिटी। ठीक है चलिए, ये एक टाइप है, इसको